हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील चौधरी और आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे फंगाई के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। यानी आज इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कवकों के सामान्य लक्षणों के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जो कवक होते हैं ये अक्लोरोफिलस, नॉन वैस्कुलर, हेट्रोट्रॉपिक थैलोफाइट्स होते हैं। ठीक है, तो अपन प्लांट्स को अपन मोटे तौर पे दो भागों में बांटते हैं। एक को अपन कहते हैं थैलोफाइट्स, एक को अपन कहते हैं एम्ब्रियोफाइट्स। तो जिसमें जो प्लांट बॉडी है वो थैलस के रूप में होती है, उन्हें हम कहते हैं थैलोफाइट्स। तो जो फंगस हैं, कवक हैं, ये थैलोफाइट्स हैं। ये अक्लोरोफिलस है। एक्लोरोफिलस मतलब इनके अंदर क्लोरोफिल जो वर्णक है वो अनुपस्थित होता है। क्लोरोफिल वर्णक अगर अनुपस्थित है, इसका मतलब है कि ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। अगर स्वयं भोजन नहीं बना सकते हैं, इसका मतलब ये क्या हो गए? हेट्रोट्रॉपिक हो गए, यानी कि विषम पोषी हो गए। साथ ही साथ ये नॉन वैस्कुलर होते हैं, यानी कि सहवहन उत्तक इसके अंदर अनुपस्थित रहते हैं। तो अगर कवक की परिभाषा देखी जाए तो ये होती है हरित लवक विहीन, असहवनीय, विषमपोषी थैलोफाइट्स। ठीक है, अब बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो कि संबंध रखती है कवकों के अध्ययन से, उसको कहा जाता है माइकोलॉजी। यानी कवक का जो अध्ययन है वो कहलाता है कवक विज्ञान या माइकोलॉजी। अब जो कवक नाम है ये सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था गास्पर्ड बोहीन नामक वैज्ञानिक ने। यानी गास्पर्ड बोहीन ने सर्वप्रथम कवक नाम दिया था। इसके बाद में जो कवकों का केंद्रक होता है वो यूकैरियोटिक होता है। जैसे कि अपन अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर कई जगह पर ये बात कर चुके हैं कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका है उसके अंदर जो मुख्य अंतर है वो ये होता है कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इसमें सत्य केंद्रक पाया जाता है, जबकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उसमें असत्य केंद्रक पाया जाता है। असत्य केंद्रक से तात्पर्य है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक है उसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहती है। तो जो कवक हैं इनमें जो केंद्रक है वो किस प्रकार का होता है? यूकैरियोटिक प्रकार का होता है, अर्थात केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि जो एक्वेटिक फंगाई है, यानी कि जो जलीय कवक हैं, उनको ज़्यादा प्राचीन माना गया है उन कवकों की तुलना में जो कि स्थल पर पाए जाते हैं। तो जलीय कवक ज़्यादा प्राचीन है स्थलीय कवकों की तुलना में। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल के बारे में, कोशिका भित्ति जिसे अपन कहते हैं, अपन अलग से एक लेक्चर्स के अंदर बात कर चुके हैं इसके बारे में, जिसके अंदर अपन ने केवल कोशिका भित्ति के बारे में बात की थी। और अपन ने कहा था कि जो कोशिका भित्ति है ये सामान्य रूप से पादपों में, जीवाणुओं में और कवकों के अंदर पाई जाती है, और ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो कोशिका को है वो प्रदान करती है। तो वहाँ पे अपन ने बात की थी कि जो कवकों की कोशिका भित्ति है वो सामान्य रूप से किसकी बनी होती है? काइटिन से निर्मित होती है। ठीक है, अब जो ये काइटिन है ये बहुलक होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन की संरचना और इनके मध्य पाए जाने वाले बंधों के बारे में अपन पहले लेक्चर के अंदर चर्चा कर चुके हैं। यदि आप इसके बारे में विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो उन लेक्चर्स को एक बार ज़रूर देखें। और इन एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन के जो एकलक होते हैं इनके मध्य जो बंध होता है वो होता है बीटा 1,4 बंध।
तो जो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन्स के एकलक हैं वो बीटा 1,4 बंधों के बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंधों के द्वारा बंध करके बहुलक का निर्माण करते हैं, जिसे हम कहते हैं काइटिन। तो सामान्य रूप से जो कवकों की कोशिका भित्ति है वो काइटिन से निर्मित होती है। लेकिन अपवाद स्वरूप, जैसा कि अपन कहते हैं कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं उनके अंदर अपवाद हर जगह उपस्थित रहते हैं, तो अपवाद स्वरूप जो ओमाइसीटीज वर्ग है वहां पे आपको देखने को मिलेगी पादपों के समान सेल्यूलोज से निर्मित कोशिका भित्ति। तो ओमाइसीटीज वर्ग के कवकों में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज से निर्मित होती है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें कवकों के अंदर पोषण के बारे में, तो जो कवकों में पोषण है, न्यूट्रिशन है, ये इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि कवकों को अपन 3 मुख्य भागों के अंतर्गत बांट सकते हैं। अब ये 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? एक सैप्रोफिटिक, ठीक है, यानी कि जिसे अपन कहते हैं मृतोपजीवी, यानी कि जो कवक मृत कार्बनिक पदार्थों पर अपना जीवन यापन करते हैं उन्हें अपन कहते हैं सैप्रोफिटिक या मृतोपजीवी कवक। दूसरी जो कैटेगरी है उसके अंदर आते हैं आपके पैरासिटिक। पैरासिटिक यानी कि परपोषी, जो कि दूसरे जो जीव हैं उनके ऊपर, यानी यूं कह सकते हैं कि जो जीवित जो कार्बनिक पदार्थ हैं उससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसे अपन कहते हैं पैरासिटिक। और तीसरा जो पोषण का प्रकार है वो होता है सिम्बायोटिक, सहजीवी प्रकार का पोषण। तो इस सहजीवी प्रकार के पोषण में ये होता है कि किसी भी जीव के साथ में ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सहजीवन रखते हैं उसको भी ये फायदा पहुंचाते हैं और बदले में उस जीव से ये अपना पोषण ग्रहण करते हैं। बाद में चर्चा करेंगे इसके बारे में विस्तार से। तो जो सैप्रोफिटिक या मृतोपजीवी कवक हैं उनको पुनः अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। एक ऑब्लिगेट का मतलब है कि अविकल्पी। अविकल्पी से तात्पर्य है कि जिसके पास में और कोई विकल्प नहीं है, वो केवल और केवल जो मृत पदार्थ हैं उन्हीं से अपना भोजन ग्रहण करेंगे, उन्हें अपन कहेंगे ऑब्लिगेट सैप्रोफिटिक फंगाई या अविकल्पी मृतोपजीवी कवक। उदाहरण के रूप में अपन देख सकते हैं इसमें म्यूकर। उसी प्रकार से जो दूसरा प्रकार है सैप्रोफिटिक का वो हो सकता है आपके फैकल्टेटिव सैप्रोफिटिक फंगाई, यानी कि विकल्पी सैप्रोफिटिक मृतोपजीवी कवक, यानी कि जिनके पास में विकल्प है। फैकल्टेटिव मतलब कि सामान्य तौर पे तो ये मृतोपजीवी है, परंतु यदि मृत कार्बनिक पदार्थ या मृत जो पोषण पदार्थ है वो अनुपस्थित हैं, अवेलेबल नहीं है, तो उस स्थिति में ये जीवित जो पदार्थ हैं उनसे भी अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसका जो उदाहरण है वो है फ्यूजेरियम। नेक्स्ट अगर अपन बात करें पैरासिटिक की, तो पैरासिटिक या परपोषी जो होते हैं ये भी 2 भागों में बांटे जा सकते हैं आपके। एक ऑब्लिगेट यानी कि अविकल्पी पैरासिटिक फंगाई, तो इसके अंदर जो उदाहरण है वो आता है पक्सीनिया, यानी कि ये केवल और केवल परपोषी या पैरासाइट के रूप में ही अपना जीवन निर्वहन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका भाग है पैरासिटिक का वो है आपके फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव मतलब विकल्पी परपोषी कवक या फैकल्टेटिव पैरासिटिक फंगाई, यानी कि ये सामान्य तौर पे तो पैरासाइट होते हैं, परंतु यदि उचित जो परपोषी है वो अनुपस्थित है तो ये अन्य प्रकार या अन्य साधन से भी अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और इसका जो उदाहरण है वो है आपके अस्टिलाको। नेक्स्ट अपन बात करें, जो अपन कह चुके हैं पहले, सिम्बायोटिक या सहजीवी प्रकार का पोषण। अब इसके अंदर 2 उदाहरण अपन ले सकते हैं। एक है लाइकेन का। लाइकेन जो सामान्यतः होता है ये एल्गी और फंगाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। एल्गी मतलब आपके शैवाल और कवकों के मध्य पाया जाने वाला एक सहजीवन है जिसे अपन कहते हैं लाइकेन। लाइकेन जो सहजीवन है इसके अंदर जो दोनों पार्टनर है
चाहे वो शैवाल हो चाहे वो कवक हो, वो एक दूसरे को सहायता करते हैं, एक दूसरे की पोषक पदार्थों को ग्रहण करने में सहायता प्रदान करते हैं। इसलिए इस प्रकार के जो रिलेशनशिप है उसे अपन कहते हैं सहजीवन। इन लाइकेंस के बारे में आगे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से जो माइकोराइजा है, इसमें जो फंगस है इसका सहजीवन होता है किसके साथ में? पादपों के साथ में। जो पादप की जड़ें हैं उनके साथ में जो फंगस है, कवक है, उनका सहजीवन अपने को देखने को मिलता है। इसके अंदर जो पादप है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कवकों को भोजन प्रदान करता है तथा बदले में जो कवक है वो पादप का अवशोषण क्षेत्र है उसको बढ़ा देती है, सहायता करती है अवशोषित पदार्थों का अवशोषण करने के लिए। तो इस प्रकार से ये भी एक सहजीवन है जिसमें दोनों जो पार्टनर्स हैं, सदस्य हैं, उनको लाभ होता है। तो इस प्रकार से ये जो पोषण है कवकों के अंदर उसे अपन मोटे तौर पे 3 भागों के अंदर बांट सकते हैं, एक मृतोपजीवी, परपोषी और सहजीवी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें थैलस की, तो जो थैलस है फंगस का, क्योंकि अपन कह चुके हैं कि जो कवक है वो क्या है? थैलोफाइट्स हैं, यानी कि इनका जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलस होती है। अब जो थैलस है उसे अपन 2 भागों में बांट सकते हैं, एक यूनिसेलुलर थैलस और दूसरा कहलाता है फिलामेंटस थैलस। तो जो यूनिसेलुलर थैलस है जिसे अपन कह सकते हैं एक कोशिकीय थैलस, ये सामान्य तौर पे देखने को मिलता है कुछ लोअर या निचली अपन कह सकते हैं निम्न कवकों के अंदर। उदाहरण के तौर पे अपन देख सकते हैं काइट्रिड्स। यहाँ पे जो थैलस होता है वो सिंगल सेल्ड होता है, यानी एक कोशिकीय होता है और वो निर्माण करता है किनका? जननिक कोशिकाओं का। यानी कि जो थैलस है वो एक कोशिकीय है और वो पूरा का पूरा थैलस काम करता है एज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट, यानी कि जननिक कोशिका के रूप में या जननिक कोशिकाओं में पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। यानी कोई भी कायिक कोशिका शेष नहीं बचती है, पूरा का पूरा थैलस है वो जननिक कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जो थैलस है वो सिंगल सेल्ड है, एक कोशिकी है। तो इस प्रकार का जो थैलस है वो कहलाता है आपके होलोकार्पिक थैलस, जहां पे पूरा का पूरा थैलस जो है वो जननिक कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे जो यूनिसेलुलर एक कोशिकीय होलोकार्पिक जो रूप है वहाँ पे जो फंगल माइसीलियम है वो उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि जो थैलस है वो कैसा है? यूनिसेलुलर है। तो यहाँ पे कवक जाल आपको देखने को नहीं मिलेगा, अनुपस्थित रहता है। वहीं अगर दूसरी बात करें अपन फिलामेंटस थैलस के बारे में, यानी कि तंतुमय थैलस के बारे में, तो जो ज़्यादातर कवकों के स्पोर्स हैं, यानी कि जो ज़्यादातर कवकों के बीजाणु हैं वो निर्माण करते हैं आपके रोएदार थैलस का, जो कि बना हुआ होता है कॉटनी मास ऑफ ब्रांच्ड फिलामेंट, यानी कि अपन कह सकते हैं शाखित जो तंतु होते हैं उनके रोओं से ये निर्मित होता है, कॉटनी मास ऑफ ब्रांच्ड फिलामेंट से, और उसे अपन नाम देते हैं हाइफी। तो जो फिलामेंटस थैलस होते हैं या फिलामेंटस जो आपको फंगाई देखने को मिलते हैं, वहाँ पे जो बीजाणु है वो निर्माण करते हैं किसका? रोएदार थैलस का। और ये जो थैलस है ये निर्मित होता है आपके रोई के समान कह सकते हैं अपन शाखित तंतुओं से, और इन तंतुओं को नाम दिया जाता है हाइफी। और ये जो हाइफी है ये आपस में मिलकर के निर्माण करते हैं माइसीलियम का। यह हाइफी यानी कवक तंतु, और जो कवक तंतु हैं ये आपस में मिलते हैं और ये मिलकर के निर्माण करते हैं कवक जाल या माइसीलियम का। अब क्योंकि यहाँ पे हाइफी है, कलेक्टिवली ये निर्माण कर रहे हैं माइसीलियम का, तो अपन कह सकते हैं एक से अधिक कोशिकाएं यहाँ पे उपस्थित हैं। तो कुछ जो कोशिकाएं हैं या यूँ कह सकते हैं कुछ जो हाइफी या कवक तंतु हैं वो यहाँ पे वेजिटेटिव रहते हैं, यानी वो कायिक कोशिकाओं के रूप में कार्य करते हैं, और कुछ जो कवक तंतु हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं किसमें?
रिप्रोडक्टिव यूनिट या जननिक कोशिकाओं में। तो इस प्रकार का थैलस जहाँ पे कुछ कोशिकाएं तो कायिक कोशिकाओं के रूप में रहे और कुछ जननिक कोशिकाओं का निर्माण करे, वो कहलाता है यूकार्पिक थैलस। ठीक है, तो ये बात हुई कवकों के थैलस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फिर से बात करेंगे कवकों के कुछ सामान्य लक्षणों के बारे में। धन्यवाद।